पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने शुरू हो जाएंगे और पॉलिटिकल एसोसिएशंस उसके बाद फाइनली कांग्रेस के अंदर कल्मिनेट होगी और एक बड़ा सा छतरी बनेगा, एक लार्जर अम्ब्रेला बन जाएगा पॉलिटिकल लेवल के ऊपर। मुद्दा हमको ये जानना है कि ऐसे कौन से परिबल थे यहाँ पे जो नेशनलिज्म की भावना जगाई लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग्स थी उसको और डेवलप कराया। What were the factors which contributed to the development of this feeling कि भाई हमको हिंदुस्तान के अंदर एक हो जाना चाहिए, हमको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाने चाहिए, हमको यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। ओके, तो यही फैक्टर्स है, यही फैक्टर्स के अंदर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से परिबल थे जिसने भारत के अंदर राष्ट्रवाद जगाया और वही राष्ट्रवाद जगाने के बाद आपके रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस और कांग्रेस की स्थापना होगी। ओके, तो मेन मुद्दे हैं, एक एक करके देखते हैं। दी First reason behind the development of nationalism, the feeling of nationalism was the impact of British rule. मैंने बताया कि ब्रिटिश रूल का जो एस्पेक्ट जो था that was very much exploitative. यहाँ पे अंग्रेज जब यहाँ पे राज कर रहे थे तो बहुत ही शोषणकारी राज्य हुआ करता था उनका, and as a result of this exploitative rule, the people of India started realizing. अभी देखिए कि 1600 की साल में ये लोग आए, 1750 के आसपास इन्होंने पॉलिटिकल पावर अच्छी तरह से गेन कर दिया एंड पोस्ट द कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल पावर इन्होंने यहाँ पे अपनी अलग अलग नीतियां इंप्लाई करना शुरू किया था। से फॉर एग्जांपल लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, से फॉर एग्जांपल आपकी सोशियो कल्चरल पॉलिसीज, से फॉर एग्जांपल इनकी एजुकेशनल पॉलिसीज एंड लेटर ऑन इन कोर्स ऑफ टाइम ये जो मॉडर्नाइजेशन का जो डेज था, ये पीजेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट और ये उल्टी पुल्टी जो भी चीजें हो रही थी, all these things people started realizing that the British rule is not good for us. अंग्रेजों का जो शासन था वो लोगों को पता चल रहा था कि यार हम लोग के लिए शोषण कारक है और जो कॉलोनियल कॉन्शियसनेस थी कि भाई उपनिवेशवाद की जो पूरी की पूरी आपकी जो विचारधारा थी वो लोगों के ऊपर थोपी जा रही थी और इसी के कारण इन कोर्स ऑफ टाइम पीपल ऑल्सो रिजेक्टेड दिस थियरी कि यार आप हमारे भले के लिए नहीं आए हो। 1750s में ये लोग जब आए थे तो 1750s में हम लोग को बोल रहे थे कि आपके भले के लिए आए, भले के लिए आए, भले के लिए आए, हम आपके ऊपर अच्छे के लिए राज कर रहे हैं। बट बाय दिस टाइम दे रिएक्टेड एंड द पीपल स्टार्टेड रिजेक्टिंग द ब्रिटिश थॉट कि यार आप तो हमारा शोषण कर रहे हो। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वन वाज वन ऑफ द रीजन कि मैं आपके ऊपर 100 साल तक राज कर रहा हूँ, 101 साल के आसपास कोई ना कोई आप में से खड़ा होगा और बोलेगा कि भाई तू क्यों राज कर रहा है, तेरा राज तो अच्छा है नहीं, यू आर नॉट डूइंग गुड फॉर अवर पीपल। एंड इसके कारण ही आपका पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म का सबसे पहला फीलिंग है भारत के अंदर, जो राष्ट्रवाद जिस तरह से बढ़ता है वो अंग्रेजों के कारण ही है। अंग्रेज नहीं आते तो हो सकता है कि हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो इस तरह से मजबूती से डेवलप नहीं होती। माइंड वेल, से फॉर एग्जांपल इस बार यूपीएससी ने पूछा है कि गांधी नहीं होते तो क्या होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो इंडिया के अंदर जो मॉडर्न नेशन स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो भी आप बोल सकते हो कि समहाउ ब्रिटिशर्स एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि एक साइड के ऊपर इन्होंने इस तरह से शासन करना शुरू कर दिया, एक आयरन हैंड से, एक आयरन स्टिक से, तो सबको वो है ना कि उसका मार पड़ता था तो सबको लगता था कि हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए। इफ विल नॉट फाइट टुगेदर देन विल नॉट बी एबल टू थ्रो द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ दिस कंट्री। ओके, तो नेशनलिज्म का जो है पूरा का पूरा जो थॉट है वो ब्रिटिश रूल के साथ जुड़ा हुआ है। अंग्रेज जब यहाँ पे आके शासन कर रहे हैं इसके साथ ही हम लोग की राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो और मजबूत हो रही थी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेज यहाँ पे डेवलप कर रहे थे, अपना थॉट डेवलप कर रहे थे, तो वेस्ट के बहुत सारे आइडियाज भी आए। आइडियाज आपको पता ही होगा कि मॉडर्न आइडियाज उभर के आ रहे थे। दिस मॉडर्न आइडियाज वर लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी। से फॉर एग्जाम्पल इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इंडिया के अंदर, बट यही के यही इंडियंस जब आपके लंदन के अंदर जाते थे तो इनमें से कोई एक जेंटलमैन आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, दादा भाई नौरोजी। Say that guy becomes a member of parliament and he goes to England and he sees the society over there. But यहाँ पे ऐसा था कि यहाँ पे सोसाइटी के नाम के ऊपर इन्होंने धब्बा छोड़ के गए थे। They were not doing any kind of reforms. They were essentially controlling the society. They were suppressing the society. और जो मॉडर्न आइडियाज जो थे वो मॉडर्न आइडियाज अच्छी तरह से यहाँ पे राष्ट्रवाद जगा रहे हैं। अगर मॉडर्न आइडियाज भी नहीं आते, अगर आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज इक्वालिटी, What is democracy? What is fraternity all about? Okay, तो आप किस तरह से यहाँ के अंदर एक फीलिंग इनकलकेट कर पाओगे? जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल के अंदर बोलते हैं ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर जो भारी भारी शब्द हमने डाले हैं, तो आइडियाज के पीछे जो आपकी जो फिलॉसफी है
वो पता चलनी शुरू हो गई थी लोगों को। और वो पता कैसे चली? हाउ डिड द मॉडर्न आइडियाज स्टार्टेड स्प्रेडिंग? किस तरह से ये मॉडर्न आइडियाज का फैलावा हुआ होगा? हाउ किस तरह से हुआ होगा बताइए? विद द इंक्रीज इन प्रेस। और प्रेस के पहले अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया? मॉडर्न एजुकेशन। सो वो है ना कि मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। अंग्रेजों के साथ हमने यही किया कि अंग्रेजों ने हमको सिखाया कि बेटा इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। हम लोग एन के ऊपर आए और हमने बोला कि बेटा इसको नेशनलिज्म कहते हैं और हम लोग ये आपसे लेके रहेंगे, ठीक है? तो आजादी लेके रहेंगे। मॉडर्न एजुकेशन की जब बात होती है कि यू सी मॉडर्न एजुकेशन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। अगर इन्होंने हमको सिखाया नहीं होता और हम में से थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए और पढ़े लिखने के बाद इट चैनल द मॉडर्न आइडियाज। इंग्लिश ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ लिबरल एजुकेशन। माइंड वेल की अंग्रेजी एजुकेशन के ऊपर हम लोग जो वीकनेसेस देख रहे थे उसके पॉजिटिव भी एक देखने को मिलेगा ना। सब लोग पढ़े, अभी पढ़े नहीं होते तो दादा भाई नौरोजी रस रफ्तार के अंदर खुद लिखते और खुद का खुद अप्रिशिएट कर देते, आज तो जोरदार लेख लगे तो मजा आएगी। अब व्हाट इज द इश्यू? बोले जी सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू के अंदर लिख दिए होते। बोले ठीक है, अंग्रेजी राज का कच्चा चीज वो गदर मूवमेंट समझ लो। बट व्हाट विल हैपन अगर एजुकेशन हम लोग ने लिया ही नहीं होता, हम लोग को दिया ही नहीं गया होता एसेंशियली, और देने के बाद हम लोग को जो आइडियाज हमारे लोगों ने प्रोपोगेट किए वो भी प्रेस के द्वारा। तो रोल ऑफ प्रेस। और जब आपका एजुकेशन डेवलप हुआ तो आप देखोगे कि यहाँ के साथ साथ आपका नेशनलिस्टिक लिटरेचर और हिस्ट्री राइटिंग भी होगा ना। आपका शिक्षण प्रणाली देना शुरू किया इन्होंने 1835 के आसपास। 1850 में मैग्ना कार्टा आया, वुड्स डिस्पैच। वुड डिस्पैच के बाद ये चीज तो बहुत लाजमी हो गई थी कि इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन आपको वर्नाक्युलर लैंग्वेज के अंदर देना है। मैंने आपको ये चीज भी बताई कि भाई इंडिया का जो प्रेस था 1850 के बाद बहुत ही एक्टिव हो गया। तो प्रेस क्या करेगा? जो लिखेगा, जो राइटिंग लिखेगा वो वर्नाक्युलर थॉट ऑफ हिज लिखेगा। उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो ओरिएंटल होगा, पूर्ववादी होगा, जो भारतीय विचारधारा होगी, इसके साथ उसका थॉट उसका पूरा का पूरा उसके साथ अलाइंड होगा। सो प्रेस का जब डेवलपमेंट आप देखोगे वो चाहे इंग्लिश प्रेस हो कि वर्नाक्युलर प्रेस हो, इन्होंने भारत के अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको स्ट्रॉन्ग करा। मैंने बताया ना कि प्रेस को नेशनलिस्टिक प्रेस कहा करते थे और इसके कारण प्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा सेडिशन के कानून भी इन्होंने लगाए। वो चाहे आपके तिलक महाराज हो, गांधी जी के ऊपर भी लगाया गया था। जितने जो भी लिखते थे, जिनकी है ना कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, अंग्रेजों के पास तलवार थी, हमारे पास पेन हुआ करती थी। बट ये पेन का जो आइडिया था वो इतना रिबेलियस था और इतना रिवॉल्टिंग था कि अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे काबू में रखें। और ये आप देखेगा कि प्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। वो चाहे आपका स्वदेशी आंदोलन हो, हितौबदी करके एक आपकी पत्रिका आया करती थी जिसने स्वदेशी आंदोलन के अंदर बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवाद की गंगा जमुना थी उसको और तेज करा दिया। इसके साथ साथ गांधी तो यंग इंडिया के अंदर लिखते ही रहते थे, इंडियन ओपिनियन के अंदर लिखते थे। दादा भाई नौरोजी रस गुफ्तार के अंदर जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे वो भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। सो ऑल दिस प्रेस, और प्रेस के साथ साथ उसका जो बेसिक था वो आपका नेशनल एजुकेशन था। तो आपका जो राष्ट्रीय शिक्षण होगा और वो भी मॉडर्न थॉट के ऊपर आपको डेवलप करते हुए देखने को मिलेगा, जिसने भारत के अंदर राष्ट्रवाद की गंगा जमुना और मजबूत की है। आज भी ऐसे ही कर रहा है प्रेस। आपको पता ही होगा कि नेशनलिज्म को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है प्रेस के द्वारा। सो इट हेल्प चैनल द मॉडर्न आइडियाज एंड एसेंशियली इंग्लिश ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ लिबरल एजुकेशन। अगर अंग्रेजों ने हमको शिक्षण नहीं दिया होता तो हम लोग उनको हरा नहीं पाते, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस तरह से थॉट प्रोसेस के ऊपर उतना डेवलप नहीं कर पाए। ओके, तो मॉडर्न एजुकेशन ने भारत के अंदर राष्ट्रवाद किस तरह से जगाया, मॉडर्न एजुकेशन किस तरह से आया, वो थे आपके मॉडर्न आइडियाज। क्योंकि मॉडर्न आइडियाज को इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी थी वो आपकी एजुकेशन थी, और अल्टीमेटली वो कहां से रिलेटेड था, वो आपके ब्रिटिश रूल के साथ रिलेटेड था। ओके, तो एक के बाद एक हम लोग टॉपिक देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिश रूल ने यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी जो एस्पेक्ट था, जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट था, हमारा सोशल एस्पेक्ट था, हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, ये सबको जगाने की कोशिश की, और इसके कारण ही हमारे यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हो जाती है। तीसरा रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो राष्ट्रवाद को और मजबूत करता है, वो है आपका मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैंने आपको रेलवेज के अंदर ये चीज बताई थी कि रेलवेज के अंदर ज्यादातर तो नेगेटिव से देखने को मिलते हैं, बट देयर वाज वन पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू रेलवे, एंड दैट पॉजिटिव एस्पेक्ट वाज कि रेलवेज कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अभी रेलवे ने डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये चीज तो बहुत लाजमी होगी कि बंगाल का आदमी बिहार जाएगा, बिहार का आदमी गुजरात जाएगा, गुजरात का आदमी कश्मीर जाएगा, और सब जगह बोलेगा कि भाई अंग्रेज भारत छोड़ो तुम। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग यू विल रियलाइज कि यहाँ पे नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद, जो एक होने की जो फीलिंग है, वो ज्यादा आपको कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ आपकी जो पोस्टल सिस्टम थी, पोस्टल सिस्टम के साथ साथ क्या होगा कि आइडिया सर्कुलेट होंगे।
आपका लिटरेचर का जो डेवलपमेंट होगा वो भी और आगे बढ़ेगा, क्योंकि पोस्ट के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। कनेक्शन होने के बाद यहाँ से गुजरात वाले ने किसी बिहार बंगाल वाले को लिख दिया बाबू मोशाय केमोनाची, बोले भालो भालो खूब भालो, ओके। बट यू सी कि केमोनाची किसके किसके कंटेक्स्ट में पूछा था, बोले केमोनाची पूछा था कि भाई आप कैसे हो, अंग्रेजों क्या कर रहे हैं आपके ऊपर, बोले यार ठीक है यहाँ पे भी शोषणकारी है, वहां पे भी शोषणकारी है। आप देखिए कि लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, जो नेशनलिस्ट लिटरेचर था, रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज गुजरात आते अगर पोस्टल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अगर ट्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, सिवाय के एक आध आदमी लेके आ जाता, उससे ज्यादा क्या होता। यू सी कि यहाँ पोस्टल डेवलपमेंट हुआ, पोस्ट के साथ साथ मैंने आपको बताया रेलवेज का और रोडवेज का डेवलपमेंट हुआ। और आप देखिए कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो रेलवेज बहुत आगे लेके गई है। रेलवेज ऐसा थोड़ी, रेलवेज एसेंशियली हमने उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के अंदर जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसके अंदर यही देखा कि रेलवेज वर एसेंशियली डेवलप टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड आपके जितने भी सर्विसेज थे उसको लेके। पर आदमी बैठेंगे तो रेलवे मना थोड़ी करेगी इंजन वाला कि नहीं नहीं आदमी को लेके नहीं जाऊंगी मैं, ओके। सिंपल एस्पेक्ट है इसका। आप देखिए कि रेलवेज ने 1915 तक आते आते जब गांधी यहाँ पे आते हैं और भारत दर्शन के लिए निकलते हैं तो पूरी रेलवेज के अंदर ही उनकी जर्नी होती है। गांधी मूवी सबने देखा ही होगा होपफुली। तो गांधी मूवी के अंदर यही दिखाया है कि भारत दर्शन जब कर रहे होते हैं तो ही ट्रेवल्स इन रेलवेज। तो रेलवेज को जो फीलिंग जो आनी चाहिए थी ऊपर से, जहां जहां गांधी जाते थे हर एक जगह के ऊपर, स्टेशन के ऊपर सब लोग उनको मिलने आते थे जितने देर तक आपकी ट्रेन रुकती है, ओके। तो रेलवेज ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। इंडिया को एक नेशन की तरह एस्टेब्लिश करने की वजह जो कल्चरल यूनिटी दी है वो भी रेलवेज ने दी है। अगर नहीं किसी ने प्रश्न पूछा है कि आपको ट्रू इंडिया देखना है तो कहाँ देखने को मिलता है, तो जनरली मुझे कहीं से लिंक हुआ तो किसी ने बताया भी सही कि अगर आपको भारत देखना है तो रेलवे के जनरल क्लास कंपार्टमेंट के अंदर जाके देख लो, ठीक है। तो एक बंगाली बैठा होगा, एक गुजराती बैठा होगा, एक साउथ इंडियन कोई बैठा होगा, एक नॉर्थ वाला बैठा होगा, वो पराठा खोलेगा, आपने डेबरा खोलीશું तो ત્યાં આગળથી બીજા ખોલશે પછી કહેશે કે ચલો ખાઓ, ओके। बट यू सी कि एक रेलवेज की जो फीलिंग थी वो आपको यूनिफॉर्म कर देती है और यूनिफॉर्मिटी का जो एस्पेक्ट है वो भी आपको रेलवेज के थ्रू देखना मिलेगा, ओके। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो आपकी जो फीलिंग है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको और मजबूत करता है। आज की तारीख में अगर आप मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ोगे तो वो है आपका सोशल मीडिया। आपका फेसबुक होगा, ट्विटर होगा या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, दे आर ट्राइंग टू, जो आपके अंदर जो फीलिंग आती रहती है आजकल, ठीक है, झंडा ऊपर लहराने की एंड ऑल दिस थिंग्स, वो सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा प्रोपोगेट हो रही है रेदर देन रोडवेज एंड द पोस्ट एंड जो आपके आइडियाज जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो पोस्टल सिस्टम को थोड़ा हटा के जो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हो वो आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया दो धारी तलवार की तरह है, अच्छे अच्छे शासनों को गिरा दिया है। 2011 का अरब स्प्रिंग आप याद करिएगा, ठीक है, 30-30 साल पुराने बड़ी बड़ी रिजीम्स हुआ करती थी, उनको एक ही झटके के अंदर फेसबुक के पोस्ट के थ्रू गिरा दिया जाता था, ओके। तो अब कहीं पे भी क्रांति होने की संभावना लगती है, सरकार सबसे पहले सोशल मीडिया को बंद कर देगी, ओके। सो ये है, ठीक है। सेकेंडली हुआ क्या कि इंडिया के अंदर जो है ब्रिटिश नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक कन्वीनियंस, अब देखिए कि अंग्रेजों ने हमको यूनिफाई किया है क्योंकि अंग्रेजों को एक कॉमन स्ट्रीमलाइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था। यहाँ पे अच्छा स्ट्रीमलाइन किया हुआ एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी क्योंकि उनको शासन करना था। यहाँ पे हर एक स्टेट्स के ऊपर अलग अलग सिस्टम इवॉल्व करते रहेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेंसी हो जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। और अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका इकोनॉमिक यूनिफिकेशन के थॉट ऑफ व्यू से उनको जरूरत पड़ गई थी। अब क्या किया कि ये जरूरत के नाते इन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन किया कि नहीं किया इंडिया के अंदर, कि सब स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया। गुजरात एंड महाराष्ट्र वर नॉट टुगेदर, यहाँ पे एक बॉम्बे स्टेट बना दिया इन्होंने। बंगाल इतना बड़ा था और तीन चार राज्य सब मिला दिए। तो पहले ऐसा था कि आदमी बाजू वाला 100 किलोमीटर गांव दूर के अंदर रहता था तो उसको 2 दिन लगते थे जाने। एक तो क्या हुआ कि रेलवेज का डेवलपमेंट कर दिया, इसके साथ साथ दोनों को एक ही यूनिट के अंदर डाल दिया, वो जो स्टेट था या प्रोविंस था। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन था, जो आपका इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था पॉलिटिकली, वो क्या करता है कि आपकी जो फीलिंग थी, जो राष्ट्रवाद की जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उसको और इम्पेटस करेगा। अभी इम्पेटस करने के पीछे अंग्रेजों के कानून भी थे। अंग्रेज कानून आईपीसी सीआरपीसी 1860s में इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। बोले पूरे के पूरे भारत भर के अंदर आईपीसी सीआरपीसी हम लोग लागू करेंगे। से फॉर एग्जांपल आपका है सेक्शन 124A, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ कोई न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, तो दूसरे दिन आई पुलिस, मुझे डाल दिए, बोले जाओ अंडमान, ठीक है, चले गए हम लोग वहां पे तैर के जाएंगे, थोड़े मजे करेंगे सेल्यूलर जेल के अंदर।
सेकेंडली दूसरे दिन ये जब देखने को मिलेगा कि ये भाई साहब है, ही स्टेज इन बंगाल, तो ये भी कुछ पेपर के अंदर लिख दिया उठ पटांग, तो इनको भी 124 का डंडा निकाल के बोले जाओ तुम अंडमान। तो मिल गए दो यार, ठीक है, बैरक के अंदर। बोले आप कहाँ से आए? बोले मैं गुजरात से आया। बोले आप कहाँ से? बोले बंगाल से। बोले क्या लिखे थे? बोले 124। बोले क्या बात है। यू सी कि हम दोनों को इकट्ठा कौन से किसने किया? मैंने ये इनको जानता नहीं हूँ, ये मुझे जानते नहीं, बट क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पावर को सेंट्रलाइज किया। सेंट्रलाइज करने के पीछे इन्होंने कायदे कानून डाल दिए, आईपीसी, सीआरपीसी, यूनिफाइड सेटअप ऑफ जुडिशियरी डाल दी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही कानून चलेगा, वो है आईपीसी। अभी बंगाल का आदमी गुजरात के आदमी को नहीं जानता। मैंने दो एग्जांपल दिए आपको, मेरा और ये भाई साहब का, और हुआ भी यही कि हम दोनों मिल गए कहाँ पे? अंडमान के अंदर। अब 5 साल के बाद वहां से रिहा हो गए तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। बोले अंग्रेजों को तो भगाना है यार, यहाँ से कुछ भी हो जाए। So we have to remove and throw the Britishers out of this country. So the Britishers were compelling Indian people to unify just because they had the necessity of political and administrative integration. भारत के ऊपर इनको राज करना था, तो राज करने के पीछे ये चीज थी कि इनको एक अच्छा स्ट्रीमलाइन सेटअप चाहिए। अभी स्ट्रीमलाइन सेटअप के तहत ही आपको ये चीज देखने को मिलती है कि इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया पावर। आईपीसी, सीआरपीसी आज भी यूनाइट करता है। सेक्शन 124A के ऊपर आज भी डिमांड उठता रहता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, कि भाई इसको रिपील करना है, इसको चेंज करना है, किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सेक्शन 66 है, सोशल मीडिया के अंदर जितने भी यूथ थे सबको यूनिफाई कर दिया ना उसने, कि 4 लोगों को आपने प्रोसिक्यूट किया, लेटर ऑन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिटिगेशन होती है और बोला जाता है इंडिया के जितने भी यूथ थे वो आर फेवरिंग। तो नो वन न्यू ईच अदर कि एक बंगाल में बैठा है, गुजरात में बैठा है, एक बिहार में बैठा है, केरल के अंदर बैठा है, एंड ऑल दिस पीपल said only one thing कि रिपील सेक्शन 66 से हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, एग्जीक्यूटिव एक्सेस कुछ ज्यादा हो रहा है। एग्जीक्यूटिव एट टाइम्स आर्बिट्ररी एक्शन लेके पनिश किया जा रहा था, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिपील कर दिया। बट एसेंशियली वो जो फीलिंग डेवलप किया था, वो क्या किया था? वो कानून ने डेवलप किया कि यार ये सोशल मीडिया के अंदर आपने जो कानून लगाया है आईटी एक्ट के तहत 66A का, वो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। से फॉर एग्जाम्पल आपके जितने भी आंदोलन हुए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल आपका इंटीग्रेशन करना था, वो सरकार का ध्येय था। बट सरकार के ध्येय के विरुद्ध में जाके आपको ये चीज जानने को मिलती है कि भारत के अंदर ही ये सब चीजें बैकग्राउंड के अंदर जब ये लोग यूनिफिकेशन कर रहे थे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेट कर रहे थे, तो साथों साथ भारत के लोग भी इंटीग्रेट हो रहे। इट वाज ना, गांधी कैसा था? when this happens during this चंपारण एंड ऑल दिस मूवमेंट, तो जब गांधी को जज के सामने खड़ा किया जाता तब क्या बोलते थे कि टू हेल विथ योर लॉ। बोले मुझे तो मानना ही नहीं है, मैं तो सच्चाई के रास्ते के ऊपर जा रहा हूँ, कानून बीच में आ रहा है, आई एम राइट ओनली। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है कि अंग्रेजों के कानून ने भारत के लोगों को यूनिफाई कर दिया, क्योंकि सबको एक ही फीलिंग आ रही थी कि भाई अंग्रेजों का जो शासन था वो भारत के लोगों के विरुद्ध में था। इट वॉज एंटी पीपल एंड एंटी इंडिया। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी ये चीज बहुत मैटर कर रही थी, क्योंकि पीपल स्टार्टेड गेटिंग दिस फीलिंग कि यार हम लोग को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, और डिपेंडेंट हम लोग अच्छी तरह से रहेंगे, साथों साथ इंडिपेंडेंट भी रहेंगे, म्यूचुअल डिपेंडेंसी रहेगी, वो तब तक ही रहे, अच्छी तरह से हम लोग डेवलप कर पाएंगे जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएंगे, वो हमारे लिए ज्यादा फायदा हो जाएगा। एक और फैक्टर देखने को मिलता है, वो है आपका इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास। एक ऐसा नया मिडिल क्लास उभर के आ रहा था भारत के अंदर, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि मॉडर्न एजुकेशन दे दिया भारत के लोगों को। जब मॉडर्न एजुकेशन दिया इंडिया के लोगों को, और एक नए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के अंदर इकोनॉमिक थोड़ा बहुत लोगों को फायदा हो रहा था, तो थोड़े बहुत कुलीन वर्ग में या बुर्जुआ क्लास मैंने आपको बताया था, तो बुर्जुआ क्लास के साथ जुड़े हुए लोग थे, तो नया मिडिल क्लास उभर के आ गया। न्यू मिडिल क्लास वॉज कमिंग अप, न्यू पीजेंट्स, न्यू वर्कर क्लास वॉज कमिंग अप, और एक नई चेतना, एक नई स्पिरिट, एक नया जो आइडियोलॉजी था वो डेवलप हो रहा था। और इसके कारण यहाँ पे जो न्यू सोशल क्लास था, ये आपकी राष्ट्रवाद की गंगा जमुना को आगे लेके जाएगा। अब देखिएगा कि 1885 से लेकर 1905 तक आपकी जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग होगी, वो कांग्रेस के जो मॉडरेट तबक्का है उसके तक ही सीमित थी। फ्रॉम 1905 ऑनवर्ड्स जो ये नया मिडिल क्लास था, जिसे आप एक्सट्रीमिस्ट लोगों का एक बेस बना सकते हो कि इनका सोशल बेस हुआ करता था, ये लोग ने बहुत अच्छी तरह से इनको पुश किया कि कुछ भी हो जाए, आपको हमारी जो फीलिंग है उसको और आगे लेके जाना है। 1915 में जब गांधी आते हैं, तो गांधी यही मिडिल क्लास का सहारा लेंगे, राष्ट्रवाद की गंगा जमुना को और आगे तेज करने के लिए, इंडिया के लोगों की जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो थॉट था, उसको और मजबूत करने के लिए मिडिल क्लास ने बहुत बड़ा काम किया था। ओके, तो ये मिडिल क्लास यही बोलता था द ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटिंग अस,
ओके, तो ये नया मिडिल क्लास था, सूट बूट पहन के आया था, बट इनको भी अभी पता चल रहा था कि यार अंग्रेज हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे, बोले हमको सूट बूट पहना दिए हो बट हमारे लिए अच्छा तो नहीं हो रहा है। ऊपर से एक नया जो इंटेलिजेंशिया आया, आपका जो इंटेलेक्चुअल क्लास आया, इसने लीडरशिप दे दी। से फॉर एग्जांपल आपके अर्ली मॉडरेट्स थे, जो अर्ली कांग्रेस के जो लीडर्स थे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी, तो आपके अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने इंटेलिजेंशिया का रोल प्ले किया। दादा भाई नौरोजी ने क्या रोल प्ले किया था? इंटेलिजेंशिया का रोल प्ले किया था। आरसी दत्त ने क्या रोल प्ले किया था? इंटेलिजेंशिया का रोल प्ले किया। इन्होंने इनिशियल लीडरशिप दी, रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद लोगों के अंदर चेतना जगाई कि यार देखो मैं ये कानून, ये कागज लेके आया हूँ, ये दस्तावेज के अंदर ऐसा बोला गया है, मैंने रिसर्च करके देखा है कि 50 करोड़ रुपया सालाना भारत से इंग्लैंड ड्रेन के रास्ते से निकल जाता है, और भारत के लोगों को पहले पता ही नहीं था। बट ये जो नया मिडिल क्लास आ रहा था वो धीरे धीरे एक्टिव हो गया, वो पॉलिटिकली भी मजबूत हो रहा था। तो यहाँ पे आपको ये जो नया मिडिल क्लास था इसने, और उसके अंदर का जो इंटेलिजेंट वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो बौद्धिक वर्ग था, इसने लीडरशिप प्रोवाइड की है इंडिया के लोगों को। ओके, जब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो रही थी तो भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी डेवलप हो रही, और यही पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेगी कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद को और मजबूत करती है। आज के तारीख के अंदर आपको पता ही होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल लीडर्स भी है, इंटरनेशनल लीडर्स भी है, काफी सारे जो इंडिया के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। दे शेप्ड अप द नेशनल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, भारत के लोगों की जो चेतना थी वो और मजबूत कराई। से फॉर एग्जांपल कांग्रेस के एग्जांपल में आपको दे सकता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का उद्भव होना, और पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लीडर्स थे उतने लोगों को और मजबूत कराया कि यार हमको एक हो जाना चाहिए। ओके, रिवॉल्यूशनरीज थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, लीडर्स थे। मैंने बताया कि ये लीडर भी यही बोलते थे, द ब्रिटिश आर एक्सप्लॉइटिंग अस। दादा भाई नौरोजी वो भी यही बोला करते थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो आज की तारीख में भी राष्ट्रवाद के साथ इधर उधर कुछ ना कुछ आपका कंपैरिजन चलता रहता है, बट 1885 और 1800s की जब बात करेंगे तो वहां पे भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज नेशनलिज्म के साथ देखने को मिले। भारत के अंदर बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधारणा आंदोलन भी होते हैं, जिसे हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कहते हैं। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी बहुत सारे जिम्मेदार थे आपके यहाँ पे, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग को और मजबूत कराने के। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के तहत आप देखोगे कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी ह्यूमैनिटी, लिबर्टी, और थोड़ा बहुत आपका जो रैशनल थॉट है उसके साथ ये लोग जुड़ते रहेंगे। ओके, सो दी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वर बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस, और ये जब डेमोक्रेटिक लाइंस के बाद आप इक्वालिटी और लिबरलिज्म की बात करोगे तो ये भी आपके यहाँ कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के साथ जुड़ता रहेगा। ओके, तो भारत के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स थे, वही फैक्टर्स के तहत आपके यहाँ नेशनलिज्म होता रहता है। जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए तो हिस्ट्री रिराइटिंग भी हुआ। वहां हिस्ट्री रिराइटिंग के अंदर ये बोला गया कि भाई हम लोग भारतीय थे, बहुत सदियों से थे, हमारा कल्चर बहुत पुराना है, और हमको जो पैन इंडिया की जो फीलिंग आ रही थी वो भी इन्होंने डेवलप किया कि हम लोग एक ही थे। देयर वर डिफरेंट किंग्स बट एसेंशियली वी वर द सेम पीपल। अलग अलग प्रांतों के अंदर छोटे मोटे रियासतें हुआ करती थी, बट हम लोग एक ही लोग थे। तो जो पैन इंडिया की भी जो फीलिंग थी, वो पैन इंडिया की फीलिंग भी यहाँ पे डेवलप होती है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के तहत, और उसने भी भारत के अंदर नेशनलिज्म को और मजबूत कराया, उसको और आगे लेके गया। और एक दो फैक्टर्स है उसमें, मेन जो है वो है आपका स्पेसिफिक एक्ट्स एंड मेजर्स टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। सरकार ऐसी थी कि सरकार बहुत ही शोषणकारी थी। द गवर्नमेंट वाज वेरी मच एक्सप्लॉइटेटिव, और 1857 के बाद इनका एक्सप्लॉइटेशन और बढ़ गया, और 1857 के बाद ही आप देखिएगा कि नेशनलिज्म और भारत के अंदर आगे उभर के आता रहता है। ओके, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ वाइसरॉयज, आपके जितने भी वाइसरॉय है उससे, फॉर एग्जांपल आपका एक वाइसरॉय आया था लॉर्ड लिटन, मैंने बताया कि आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट उसने पास कर दिया। इसके साथ साथ कर्जन आता है, कर्जन आके यहाँ पे उठ पटांग और नियम बनाने की कोशिश करेगा, यूनिवर्सिटीज एक्ट लेके आएगा, आर्म्स एक्ट है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, विच गोज अगेंस्ट द फीलिंग ऑफ इंडियन पीपल। तो भारत के लोगों की जो भावनाएं थी उसके विपरीत जाके ये लोग जब कानून बना रहे थे तो भारत के लोग और मजबूत हो रहे थे। तो दे वर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज वन ऑफ द मोस्ट पायनियर थिंग्स इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब आपको यहाँ पे नेशनलिज्म सबसे पीक के ऊपर देखने को मिलेगा। ओके, आज हम लोग स्वदेशी देखते हैं, आज ये नेक्स्ट क्लास के अंदर तो इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, किस तरह से यहाँ पे आपके यहाँ राष्ट्रवाद जगाता है, ये भी आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा जो पैसों का जो मेलजेल था, यहाँ से वहां जा रहा था, पैसा यहाँ से उधर आ रहा था, ये सब चीजें क्रिटिसाइज कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा, आपका होम चार्जेस होगा, इसने भी यहाँ पे राष्ट्रवाद को और
मजबूत किया। तो ये ग्रेजुअल था, इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। 50-60 साल तक लगता है जब यहाँ पे आपकी जो राष्ट्रवाद की जो गंगा जमुना है और तेजी से बहने शुरू होगी, और 1947 तक आते आते आपको रियलाइज कराएगी कि कुछ भी हो जाए हमको आजादी चाहिए। फाइनली वर्ल्ड इवेंट्स भी ऐसे थे जो भारत के लोगों को और हमको बढ़ावा दे रहे थे। अब देखिए कि कंटेम्प्रेरी इवेंट्स वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे हुए। एक कंटेम्प्रेरी इवेंट मैंने आपको बताया था, वो था क्रीमियन वॉर। अंग्रेजों को थोड़ी फटकार खानी पड़ी थी 1850s के अंदर जब क्रीमियन वॉर हुआ। तो उस टाइम के अंदर जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे उनको ये चीज रियलाइज हो रही थी दैट द ब्रिटिशर्स कैन बी डिफीटेड। सेकेंडली 1905 के आसपास एक लड़ाई हुई थी जिसे कहते हैं रूसो जापान वॉर। अभी रूसो जापान वॉर के अंदर अगर आप देखोगे कि जापान इतना छोटा सा चिंटू कंट्री है, उसने इतने बड़े रशिया नाम के जो प्रदेश है उसको हरा दिया। अभी रशिया के अंदर जार निकोलस करके राजा हुआ करता था, हु वाज वेरी मच डिस्पोटिक। तो बहुत डेस्पोटिक राजा था, उसको अपना और पावर मजबूत करना था। सो ही थॉट ऑफ इन्वेडिंग जापान। बट इतना छोटा सा आइलैंड कंट्री ने इतने बड़े यूरोपियन पावर को हरा दिया। तो 1905 के अंदर जब रशिया जापान के हाथों से हारेगा तो हमारे लोगों को और एक अचानक से अंदर से ऊर्जा आ जाएगी। सो वी गॉट दिस पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जो यूरोपियंस आर इनविंसिबल, बोला गया है कि यूरोपियन को कोई नहीं हरा सकता, वो जापान ने प्रूव कर दिया। प्लस कुछ भी हो जाए, हमने जापान जैसा कंट्री अगर रशिया को हरा सकता है तो हम लोग भी आराम से इंग्लिश लोगों को भारत से बाहर फेंक सकते हैं। देन वी शुड बी यूनाइटेड। साथों साथ एक वॉर हुआ था आपका इटली और इथियोपिया का। वहां इटली नाम का जो कॉलोनियल जो यूरोपियन कॉलोनी देश था, वो इथियोपिया का कॉलोनी बनाने जा रहा था। 1890s की बात कर रहा हूँ। तो वहां इथियोपिया के लोग इकट्ठे हो गए थे और इटली को भगा दिया था। सो ऑल स्मॉल कंट्रीज वर डिफीटिंग द यूरोपियन पावर्स। तो भारत के अंदर भी इसके रिपरकशंस आएंगे कि नहीं आएंगे? एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर भी यहाँ बहुत सारे लोग थे हु वर थिंकिंग कि ब्रिटिशर्स अभी इनविंसिबल नहीं है, उनको भी हम लोग हरा सकते हैं, वो चाहे वर्ल्ड वॉर हो या कोई भी चीजें होगी। ओके, तो वर्ल्ड इवेंट्स, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स जो पैरेलल होते रहते थे दुनिया के अंदर, उसका भी हम लोग को थोड़ा बहुत फीलिंग्स लोगों के अंदर देखने को मिलता है। लिबरेशन मूवमेंट्स एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन साउथ अमेरिका 1830 से शुरू होता है साउथ अमेरिका का लिबरेशन मूवमेंट। बाय दिस टाइम यू विल रियलाइज कि उसकी जो इफेक्ट्स थी इंडिया के अंदर भी फील होनी शुरू हो गई थी। साउथ अमेरिका नाम का जो कंटिनेंट है, लैटिन अमेरिका भी आप जिसे कहते हो, उसका जो मेन पायनियर जो फ्रीडम फाइटर थे उनका नाम था साइमन बोलीवर। और आप देखिएगा कि इट इज द ओनली ही इज द ओनली पर्सन ऑन हुज नेम अ कंट्री इज बीइंग नेम्ड। बोलीविया करके एक देश है, गांधी नगर होता है, जवाहर चौक होता है, सुभाष चौक होता है, राजीव नगर होता है। बोलीविया साइमन बोलीवर के नाम के ऊपर पूरा का पूरा देश बना दिया जी। ही वॉज द वन हु डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड द स्पेनिश पीपल इन साउथ अमेरिका। ओके, खास करके साउथ अमेरिका जो लिबरेशन मूवमेंट चला, तो उसको लेके भी हमारे यहाँ जो फीलिंग्स थी, हमारे लोगों को लग रहा था कि हम लोग को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए। और यहाँ स्पेनिश और पोर्चुगीज अगर कोई भगा सकता है तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को भी क्यों नहीं भगा सकते। तो कंटेम्प्रेरी मूवमेंट से जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहे थे, नए नए राज्य उभर के आ रहे थे दुनिया के कोई भी कोने के अंदर, या यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर्स थे उनको कोई हरा रहा था, ये सब चीजों का आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको नेशनलिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो फैक्टर्स कॉजिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर किस तरह से राष्ट्रवाद को और मजबूत किया गया और कौन से परिबल थे, उसकी हमने अभी तक चर्चा की। ओके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग के साथ होता रहता था, तो हम लोग तो ऑलरेडी और यूनाइटेड हो रहे थे इसको लेके कि बात के ऊपर हम लोग को इंसल्ट किया जाता था, ह्यूमिलेट किया जाता था, सोल्जर्स को ह्यूमिलेट किया जाता था, कॉमन मैन को ह्यूमिलेट किया जाता था। तो इसको हम लोग को यूनाइटिंग फोर्स की तरह ही देखा जाता है कि कुछ भी हो जाए, अंग्रेजों को भगाओ, हम लोग हमारे हिसाब से शासन करते रहेंगे। ओके, तो मेन एस्पेक्ट हमने देखे हैं। प्रश्न जनरली मेंस के अंदर आता है कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद किस तरह से बढ़ा इंटरनेशनल मूवमेंट के अंदर और कौन से परिबल इसके लिए जिम्मेदार थे। ओके, यहाँ से हमने जो पहला एस्पेक्ट जो है नेशनलिज्म का वो खत्म किया है। ओके, तो किस तरह से यहाँ फॉलो का जो झंडा लेके राष्ट्रवाद चलता है, दिस इज फ्रॉम दी अमेरिकन रिवॉल्यूशन का जो पूरा थॉट चला था उसके अंदर। ओके, नेशनलिज्म, और वहां से ही इतनी सारी जब पॉलिटिकल एक्टिविटी आपका गर्मावा हो गया था, तो छोटे मोटे लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे और चिंटू पिंटू आपके पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाएंगे। ओके, और वहां से ही 3-4 लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, यहाँ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बोलते हैं ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अंदर की कुछ करना पड़ेगा, और फाइनली उसके बाद आपकी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ देखेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका पीटी का क्वेश्चन आता रहता है प्रीलिम्स के अंदर, पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन से लेके रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशन, उसकी ही हम लोग स्टोरी देखते हैं आप अभी। ठीक है, 10-15 मिनट के अंदर कि ये किस तरह से शुरू हुआ, हाउ इट ऑल स्टार्टेड।
इंडिया के अंदर किस चीज की शुरुआत कैसे खास कर अभी देखिए अर्ली आउट ऑफ 19th सेंचुरी भारत के अंदर करीबन 1830-1840 का जो समय था वहां पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल गर्माहट शुरू हो गई और उसी के बैकग्राउंड के अंदर आप देखोगे ये जो राष्ट्रवाद की जो फीलिंग है वो भी थोड़ी बहुत बननी शुरू हो रही थी एंड इन दिस बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़े बहुत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनने शुरू हो गए। सबसे पहला जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का जो बैकग्राउंड अगर देखोगे कि इनके जो ऑफिस बेरर्स थे दे वर डोमिनेटेड बाय वेल्फर एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, क्योंकि इनको ही पता चलता था कि पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। 1830s 1840s में कॉमन मैन तो कोई था नहीं जो आम आदमी पार्टी बना दे, ठीक है, तो उस टाइम के अंदर तो ये चलता नहीं था। जो भी कुलीन वर्ग के लोग थे जिनको अपना थोड़ा बहुत अंग्रेजी राज का जो सिस्टम पता था तो दे स्टार्टेड फॉर्मिंग डिफरेंट एसोसिएशंस। ओके, खास इनका एक और कैरेक्टर था, वो था ये बहुत ही रीजनल थे और लोकल हुआ करते थे। इनकी ज्यादा रीच नहीं हुआ करती थी। अगर आप अर्ली ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर देखोगे कि दे वर कन्फाइंड मेनली टू बंगाल होती। ओके, खास करके बंगाल के बाहर आपको ज्यादा एक तो देखने को मिलेगा साउथ के अंदर और आपको बॉम्बे के अंदर एक आधा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बाकी ज्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा। तीसरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे कि ये लोग एक ही चीज करते थे, वो थी बड़ी बड़ी अर्जी करके अंग्रेजी हुकूमत को भेज दिया करते थे। दे यूज्ड टू सेंड लॉन्ग पिटिशंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, योर एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी करके, माय मैजेस्टी करके, योर मैजेस्टी करके लिख दिया करते थे कि हमको ये फलाना फलानी चीजें चाहिए। तो वहां अंग्रेज जाता था, वो बाहर पढ़ता भी नहीं था, डायरेक्ट डस्टबिन के अंदर आपकी पूरी की पूरी पिटिशन चली जाती थी। ओके, तो ये इनका खैर यही काम था इन लोग के पास। तो एसेंशियली दे यूज्ड टू सेंड लॉन्ग पिटिशंस, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजते रहते थे और डिमांड करते रहते, माई बाप कुछ ना कुछ दे दो, ठीक है ठीक है। सो दे यूज्ड टू डिमांड स्मॉल स्मॉल थिंग्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, कुछ ना कुछ मांगा करते थे। एंड डिमांड के अंदर इनका खान यही था कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थोड़ा बहुत रिफॉर्म चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बोल देते हैं कि भाई थोड़े बहुत हमारे भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनकी आप अपॉइंटमेंट कर दो, कहीं ना कहीं नौकरी वोकरी दो, ठीक है, तलाटी बलाटी में भर्ती कराइए आप। सो काइंड ऑफ ऐसी डिमांड होती रहती थी इनकी। और थोड़ा बहुत बोल देते थे कि भाई एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स करके दे दो यार, ज्यादा हमको नहीं चाहिए, वी डू नॉट वांट। तो दे यूज्ड टू डिमांड स्मॉल स्मॉल थिंग्स और पिटिशंस लिखते थे। ओके, मैंने बताया ना कि ये पॉलिटिकल एसोसिएशन थोड़े थोड़े थे और अंग्रेजों ने इनको सिखाया था कि पॉलिटिकल बॉडीज कैसे बनती। तो दे यूर वेरी कन्फाइंड विद द ब्रिटिश थॉट, जो इंग्लिश थॉट था उसके साथ ही उसके अंदर ही एक डिब्बे के अंदर बंद करके ये लोग अपनी सोच रखा करते थे। ओके, सबसे पहला जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बना जिसका नाम था बंग भाषा परीक्षक सभा। ओके, फिल्म्स के अंदर मैच द फॉलोइंग के अंदर यूपीएससी पूछ सकता है इतने जितने भी 7-8 पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसको लेके। बंग भाषा परीक्षक सभा एसेंशियली 1836 के अंदर आपके राजाराम मोहन रॉय के जो भाई बंधु थे उनके द्वारा बनाया हुआ था। ठीक है, तो राजाराम मोहन रॉय ने नहीं बनाया था, बट बोलते हैं कि मित्रों मेरे दोस्तों ने ये सभा बनाई थी, याद रखेगा। ठीक है, राजाराम मोहन रॉय तब तक उनकी विकेट चली गई होती। ओके, तो वो प्यारे हो गए होते हैं। ओके, तो ठीक है, वो देवलोक खाते थे। ओके, सेकेंड इसके बाद जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बना जिसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन, और उसका इंग्लिश नाम था जिसका बोला जाता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी का? नाम के अंदर ही लिखा है जमींदारी एसोसिएशन। द ऑब्जेक्टिव वुड बी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। सो अभी आपके जमींदार से उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एम यही था टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। आपके जितने भी जमींदार थे उनकी जितने भी हित थे उनके हितों की आपको बचाव करना है, उसके लिए इन्होंने ये पूरी की पूरी पॉलिटिकल बॉडी बनाई थी। इसके जो फाउंडर थे इसका नाम लिख लीजिएगा, द्वारकानाथ टैगोर। ओके, तो डीएन टैगोर भी बोला जाता है, द्वारकानाथ टैगोर भी बोला जाता है, इसके साथ साथ वो जुड़े हुए हैं। इट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया। एक संगठित रूप से, एक राजकीय रूप से जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुआ है वो 1838 में इंडिया के अंदर शुरुआत होती है। ओके, तो 1838 सबसे पहले आपका जमींदारी एसोसिएशन, इसके पहले आपका 1836 बंग भाषा परीक्षक सभा राजाराम मोहन रॉय के मित्रों के द्वारा बनाया गया था, और ये आपका द्वारकानाथ टैगोर ने जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ओके, इसके बाद 1843 के आसपास एक और आपकी बॉडी बनती है, पॉलिटिकल बॉडी, जिसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ओके, तो इसका एम यही था कि जो एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल है, हमारे जो लोगों की जो कंडीशन है, दशा और दिशा किस तरह से चल रही है, उसका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स को, उनकी जो अथॉरिटीज है उनको थोड़ा बहुत ये सब चीजें भेजना। ठीक है, टू सिक्योर द वेलफेयर, एक्सटेंड द जस्ट राइट्स एंड एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ आवर फेलो सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के साथ
यहाँ पॉलिटिकल बॉडी बनाने की कोशिश की गई थी 1843 के अंदर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के द्वारा। फाइनली 1851 के अंदर इसका भी ज्यादा कुछ तिकड़म चलता नहीं है और आपका जो लैंड होल्डर सोसाइटी था और ये जो आपका बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और बन जाता है आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ओके, सो एसेंशियली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आपकी पहले की दो पॉलिटिकल बॉडीज जो बनी थी उन्हीं का ही मिक्सचर बोला जाता है, उन्हीं में से ही दोनों के दोनों मर्ज करके आए थे। ओके, अभी ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये थोड़ा बहुत अच्छा काम करेगा, हम लोग देखते हैं किस तरह से। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसके बाद 1851 के अंदर ये बॉडी बना था। एक के बाद एक हम लोग क्रोनोलॉजिकल लेवल के ऊपर जा रहे हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को पिटीशन सेंड करेगा एज यूजुअल, क्योंकि ये वही विचारधारा के लोग हुआ करते थे। बोलता था कि आपको एक सेपरेट लेजिस्लेचर होना चाहिए, एक विधान गृह बनाना चाहिए भारत के अंदर। यहाँ कायदे कानून आपको जितने भी पारित करने हैं उसके लिए वाइसरॉय की जो काउंसिल है, जो आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल है, वो ज्यादा सक्षम नहीं लगती है मुझे। साथों साथ डिमांड इसने भी ये भी कर दिया कि यू शुड सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शंस। आपका जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो अच्छा रहेगा। रिडक्शन इन सैलरी ऑफ हायर ऑफिसर्स, आप बड़े बड़े जो बाबू लोग को इतनी सारी तनख्वाह देते रहते हो उसको भी कम कर दो। हु वाज द पर्सन हु इंक्रीज द सैलरी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स? कौन था? कॉर्नवालिस। एंड हु रिड्यूस देम? विलियम बेंटिक वाज द पर्सन हु रिड्यूस देम। ओके, तो छोटे छोटे हैं बट स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन गवर्नर जनरल्स। ओके, तो रिडक्शन इन सैलरी ऑफ हायर ऑफिसर्स, आपके हायर ऑफिसर्स की जो सैलरी थी उसको कम करने की भी डिमांड करता था। अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी, अबकारी एंड स्टैम्प ड्यूटीज, आपकी जितनी भी ड्यूटीज हुआ करती थी उसके अंदर भी बोला जाता था कि आप हमारी थोड़ी बहुत डिमांड मान लो और पैसा हमसे कम इकट्ठा किया करो। इसके बाद एक और पॉलिटिकल एसोसिएशन बना 1866 के अंदर, जो लंदन के अंदर बनाया गया था, जिसका नाम है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। अच्छा, मैंने आपको एक जब दादाभाई नवरोजी के अंदर इकोनॉमिक क्रिटिक करा रहा था वहां पे नाम चेंज करना मैं भूल गया था। दादाभाई नवरोजी के बाहर मैंने इंडियन एसोसिएशन ने लिख दिया था, तो वो स्लाइड के अंदर आप चेंज कर देना जब डाउनलोड करो। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है 1866 के अंदर। ओके, मैंने इंडियन एसोसिएशन लिखा है, ईस्ट शायद कहीं से डिलीट हो गया था तो ध्यान में नहीं रहा था मेरे। ओके, सो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 के अंदर दादाभाई नवरोजी बनाते हैं। दिस पॉलिटिकल बॉडी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन लंडन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज बाय दादाभाई नवरोजी इन लंडन टू प्रमोट दी वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। भारत के लोग जो वहां पे लंदन के अंदर रह रहे थे और भारत के लोगों की जो वेलफेयरनेस की जो पूरा का पूरा वेलफेयर का जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई ब्रिटिश रूल कैसा होना चाहिए भारत के ऊपर, वो सब प्रोपोगेट और प्रमोट करने के लिए उन्होंने वहां पे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन के अंदर। ओके, इसके साथ साथ 1875 के अंदर एक और पॉलिटिकल बॉडी बना जिसका नाम था द इंडियन लीग। ओके, नाम याद रखिएगा, द इंडियन लीग। दिस वाज हेडेड बाय नन अदर देन शिशिर कुमार घोष। ओके, और ये शिशिर कुमार घोष मैंने बताया कि जो आपकी अमृता बाजार पत्रिका जो है उसके साथ भी जुड़े हुए थे। ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स एंड द कंट्रीब्यूटिंग एडिटर्स टू अमृता बाजार पत्रिका। ओके, सो भारत के लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, मैंने आपको बताया ना कि हाउ डिड प्रेस प्लेड दी मेजर रोल, तो अमृता बाजार पत्रिका तो सबसे मेन काम यही करता था, राष्ट्रवाद को जगाना। 1878 के अंदर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, उसने रातों रात क्या किया, इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद दूसरे दिन क्या लिखता है कि डाउन विथ इंपीरियलिज्म, बोले कुछ भी हो जाए कि बोले यहाँ पे अंग्रेजी शासन हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इट वाज आल्सो रिलेटेड टू अमृता बाजार पत्रिका, और भारत के लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको और मजबूत किया गया था इनके द्वारा। शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग 1875 के अंदर, नाम याद रखिएगा। इसके बाद जो सबसे मेन प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है बिफोर कांग्रेस वाज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1876। द इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय none other than सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। अब देखिएगा कि ये जितने भी लोग थे, मेजोरिटी पीपल आर दी लीडर्स ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो पहले छोटे मोटे अपने ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाने शुरू किए, उसके बाद दे रियलाइज द नीड कि हमको एक हो जाना चाहिए, और इन्होंने इसके बाद कांग्रेस बना रहे हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं जब कांग्रेस की उसकी पूरी की पूरी मिथ और उसकी जो ऑब्जेक्टिव उसके अंदर ज्यादा जाएंगे। बट सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1876 के अंदर। ऑल इंडिया एसोसिएशन, इतना बड़ा ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी अगर कोई होगा बिफोर कांग्रेस तो वो आपका इंडियन एसोसिएशन ही था। ठीक है, इट क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, यूनिफाई इंडियन पीपल ऑन कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम। ये पूरा का पूरा थॉट के साथ यहाँ पे इंडिया के अंदर ये लोग राज करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे लोगों के अंदर अपनी जो आइडियोलॉजी है वो प्रचार करना शुरू करते हैं। खास करके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अगर आपको पता होगा कि ही वाज आल्सो सिलेक्टेड इनटू आईसीएस, बट कुछ लफड़ा हो गया था तो उनको हटा दिया उन्होंने।
तो ही स्टार्टेड रेजिंग द इश्यू ऑफ ICS रिफॉर्म्स, एज एंड एग्जाम सेंटर। बोले यार ये तो चेंज करो, 21 और 22 साल के ऊपर हमें आप बोल देते हो कि कलेक्टर बन जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ 32 में नहीं बना जाता यार, क्या करोगे तुम। ओके, तो एग्जाम सेंटर के ऊपर भी इन्होंने रिफॉर्म किए, साथों साथ 3 जगह के अंदर भारत के अंदर कन्वेंशंस भी किए थे, 3 जगह के ऊपर इन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की थी। ओके, सो ही वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन टू बी जेल्ड ऑन सेडिशन। ओके, जो डंडा चला था प्रेस एक्ट का वो इनके ऊपर सबसे पहले गिरा था। ओके, सो इनकी खासियत ये भी है, ये भी काफी ससुराल जाके आए थे काफी बार इनका, ठीक है। सो ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर ओपन इन अदर टाउन्स ऑफ इंडिया एज वेल। मैंने बताया कि कांग्रेस के पहले जो एक राजकीय संगठन बनाया गया था, बहुत ही बड़ा स्केल के ऊपर बोला जा सकता है, वो है आपका इंडियन एसोसिएशन। ओके, तो अलग अलग जगह के ऊपर इसके ब्रांचेस की हुई एस्टेब्लिश की गई थी और फाइनली 1886 के अंदर इन्होंने कांग्रेस को इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के अंदर इंडियन एसोसिएशन का मर्जर हो जाता है। अभी माइंड वेल कि SN बनर्जी did not took part in the first session of Congress, okay, though he presided over the presidency of Congress in later times, but he never took part, क्योंकि उस टाइम के अंदर इनकी जो इंडियन एसोसिएशन थी उसको लेके ये बातें चलाते रहते थे। इन्होंने इंडिया के अंदर 3 जगह के ऊपर मेजर कॉन्फ्रेंसेस भी किए थे सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को लेके। ओके, तो कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो कंट्रोवर्सी इन्होंने तब भी खड़ी कराई थी। ओके, इसके बाद एक और बॉडी बनी 1867 के आसपास, जिसे कहते हैं पूना सार्वजनिक सभा। ये भी एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ही था और इसके जो फाउंडर थे जिसे बोला जाता है MG रानाडे, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस रानाडे भी बोलते हैं इनको। ओके, और इसके बाद यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनता है 1885 के आसपास। यहाँ पे भी इसकी भी देख लेते हैं। इसके जो मेन जो लीडर्स हुआ करते थे, एक तो थे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड KT तिलांग, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब जी एंड फिरोज शाह मेहता मेन लीडर्स। अभी आप देखें कि ये छोटी छोटी बॉडीज इन्होंने बनानी शुरू की थी 1885 1886 के आसपास। ये सब के सब कांग्रेस के लीडर्स भी बन जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ 1884 के अंदर एक और बॉडी बनती है जिसका नाम है मद्रास महाजन सभा। दिस वाज फाउंडेड बाय MV राघाचारी, G सुब्रमण्यम अय्यर एंड P आनंद चालू। ये तीनों के तीनों कांग्रेस के बहुत ही ओल दर्जे के लीडर्स भी बनते हैं। G सुब्रमण्यम अय्यर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक क्रिटिक के साथ भी जुड़े हुए थे और आपका जो न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, UPSC के अंदर आप पढ़ते हो, उसके भी आपके फाउंडर एडिटर हुआ करते थे। ओके, तो मद्रास महाजन सभा और बहुत ही छोटी छोटी और भी रीजनल पॉलिटिकल बॉडीज हुआ करती थी, उसके अंदर भी हम लोग मेन आज के लीडर्स देख रहे हैं। जनरली क्वेश्चंस यहाँ पे, ये पॉलिटिकल बॉडी कब बनी आपको क्रोनोलॉजी के अंदर पूछ देगा कि पहले कौन सी बनी, लास्ट में कौन सी बनी। सीक्वेंस वाइज सेटअप करा सकता है या 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक बोलेगा कि विच ऑफ देम इज करेक्ट। इसके साथ साथ मैच द फॉलोइंग के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हु फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो व्हेन इट वाज सेटअप, हु फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन, और ये कौन से प्रोविंस के अंदर बनी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जनरली आपको वेस्ट के अंदर देखने को मिलती है, साउथ के अंदर एक है और ज्यादातर सब बंगाल के इर्द गिर्द बनी है, और एक आपकी अब्रॉड के अंदर भी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बनी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये 3-4 एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन बना सकता है। कोई भी एग्जामिनर होगा, आपका पेपर सेटर होगा, यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। माइंड वेल इसके अंदर से मैच द फॉलोइंग सबसे ज्यादा आता है। ओके, तो ये आपके पॉलिटिकल एसोसिएशन से जो कांग्रेस के पहले बनाए गए थे। ओके, तो हमको मेन इसके इर्द गिर्द ही देखना है कि कांग्रेस के पहले कौन से बने। और फाइनली अच्छा 2002 में UPSC ने यहाँ कहीं से कुछ प्रश्न भी पूछा। यस, बताइए। बी, मेजोरिटी गो विद बी। ओके, इंडियन एसोसिएशन। देखो बाकी डेक्कन एसोसिएशन तो मैंने कराया नहीं है आपको, वो तो ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, कहाँ से आ गया ये, ठीक है। मद्रास महाजन सभा मैंने बताया कि उसके फाउंडर्स ही बताए थे मैंने आपको। पूना सार्वजनिक सभा भी नहीं आता है। राइट ऑप्शन अभी अगर आप पिछले स्लाइड्स के हिसाब से देखोगे तो इंडियन एसोसिएशन है। अगर इंडियन एसोसिएशन की स्लाइड उठा के देख लोगे ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, वहां उसने पिटीशन भेजता है ब्रिटिश पर। द फर्स्ट पॉइंट ऑन द स्लाइड वाज दिस ओनली। ओके, सो इंडियन एसोसिएशन इज द राइट आंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि 1875 के अंदर उसने पिटीशन भेजा था हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। तो आपको उनकी जो छोटी छोटी चीजें होगी वो याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा यूपीएससी, बेस्ट द फॉलोइंग के तहत तो मैंने आपको बताया था कि वहां से पूछ सकता है, बट उसने ऐसी चीज पूछी, उसका डिटेल पूछा कि किसने भेजा था।
अगर जैसे एसएन बनर्जी का पूछ दिया कि इनमें से कौन थे जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को लेके एजिटेशन कर रहे, ओके है ना, वो पजल्स आते हैं कि हु एम आई वाला एक पजल पहले पूछता था बीच में, उसने 98 99 में एक बार पजल पूछा था कि मैं 2 बार जेल जा चुका हूँ, मैंने इसकी अध्यक्षता की थी, और नीचे 4 नाम लिखे थे। ओके, इतना 4-5 लाइन का चौड़ा बड़ा क्वेश्चन बना था उसने। तो પેલા ઉખાણા રમતા ને આપણે સ્કૂલમાં, ખબર છે? ઉખાણા જેવા પ્રશ્નો કરે છે, 98 99 માં પૂછો તો। ઓકે, સો आई वुड रिकमेंड कि यू सी द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ओके, मैं तो जितना हो सकता है उतना मैं जो पॉइंट्स के साथ रिलेटेड होगा वहां से तो आपको इसके अंदर ही दिखा दूंगा। ओके, सो मेन हम लोग अभी तक देख रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के तहत, वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म। भारत के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना जगी, उसकी हमने स्टोरी देखी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग के बाद इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने शुरू हो गए। उसमें सबसे प्रोमिनेंट मैंने आपको इंडियन एसोसिएशन के बारे में बताया, एसएन बनर्जी वाला, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नवरोजी। पुरानी स्लाइड्स के अंदर चेंज कर दीजिएगा आप, ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कर देना, ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया था थोड़ा। और इसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हम लोग देख रहे हैं। ओके, ब्रेक लेना है या 5 एक मिनट?